है इसको ना मैंने। तो अब उसमें मामला ये है बेटा कि आप को जिस तरह मैंने कल इन्फॉर्म किया था ना, तो अब इंशाल्लाह इस तरह की जो तरतीब है, जो प्रैक्टिस है, वो हर वीक हम करते रहेंगे, उसको हर वीक हम करते रहेंगे। और हमारा जो भी सिलेबस है वो इंशाल्लाह संडे तक जो है मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक की जो वीडियोस हैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और आप में से कल काफी बच्चों ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, तो उनको वीडियोस को देख के बस ग्रुप में आप क्वेश्चन कर लिया करें। वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं, फिर उसको हम इंशाल्लाह ये डिस्कशन का जो भी हमारा सेशन है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब उसमें बेटा पहली बात तो ये है कि ना अ, मतलब कल एक स्टूडेंट ने अ, जो क्वेश्चन किया था मेरे से ना, एक मिनट मैं जरा उसको ओपन करके तो मैं वो फिर आपसे पहले मैं शेयर कर लूं मैं, एक मिनट बस। बस एक मिनट। वो मैं जरा तस्वीर ओपन कर रहा हूँ, वो तस्वीर ओपन करके मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर अपनी जो है ना वो बात को हम इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो कल एक स्टूडेंट ने किया था। पहले तो मैं आपसे ना स्क्रीन को मैं जरा शेयर करवा लूँ, शेयर स्क्रीन, एक मिनट बेटा बस। हाँ, एहतसाम ये एक मतलब वो एक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपके, मतलब ये एक मैंने पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है एहतसाम। जी सर, आ रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा ठीक है, ये मैं अभी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैं उसको दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक बच्चे ने, हाँ एक बच्चे ने कल क्वेश्चन किया था ये उसामा मुबीन है, जो पहला क्वेश्चन किया गया था ना, पहला क्वेश्चन की मैं जरा स्टेटमेंट को रिपीट कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपसे मतलब मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें वो बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि द आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन अपोजिट आयंस is non-rigid and non-directional. The ionic compound therefore are incapable of exhibiting stereoisomerism. ठीक है, अब पहली बात तो ये ज़हन एक्सक्यूज में मी रखना। सर, सर ये आप ना, एक्सक्यूज मी सर, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये आप ना ये अपना क्या कहते हैं, जो लाइन लगाने का होता है ना वो ऑफ कर दें सर अपनी तरफ से, क्योंकि सबने सर लाइनें लगा दी हैं ऊपर। अच्छा, सबने लाइनें लगा दी हैं, अच्छा इस वजह से अब वो यस नजर सर, नहीं आ सर रहा है। पेन ऑफ कर दें। जी सर, पेन ऑफ कर दें, सबने लाइनें लगा दी हैं ऊपर, कलर चेंज करके, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ये बात आपकी ठीक है, तो ये कहाँ से होगा ये जो मतलब जो है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता, कजन जरूरी होता है। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब मैं वही देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को लाइन नहीं लगानी चाहिए थी, मामला ये है ना यार। एक मिनट मैं देखता हूँ बेटा इस पर। जी सर, थैंक यू सर। ये स्टूडेंट्स भी देखे ना हमें सिखा रहे हैं। ये अब वो तो नहीं आ रहा, अब मेरे ख्याल में ठीक हो गया है अपना, अब तो ठीक जी सर, अब है। सारा रिमूव हो गया। अच्छा जी ठीक है, सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक है। यस सर। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन, एक बात तो पहले ये समझ लें जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि बेटा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप जहन में रखें ना, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी वाला जो आपने एफएससी में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा,
तो थोड़ा सा अपने दिमाग में क्वेश्चन बात तो ये लाएं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। डेफिनेट बात है, जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। सपोज कर लें अगर 3 ऑर्बिटल हैं या 4 हैं, अगर 4 हैं तो वो टेट्राहेड्रल उसमें डायरेक्शन में होंगे, और जिस डायरेक्शन में होंगे ऑर्बिटल उसी डायरेक्शन में दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल आते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उस ही डायरेक्शन में बॉन्ड बना करते हैं, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बना करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ही मौजूद ना हो वहां ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो वहां बॉन्ड भी नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसको यहाँ से एक मिनट जरा, यहाँ से असल में वो पेज जो है ना वो चेंज हो नहीं रहा। हाँ, ये अब पेज नंबर 2 आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा इसको देखें आप। ये मैंने ना एक छोटी सी मिसाल मैंने यहाँ पर दी है। हम अक्सर देखते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को। अब जहां पे ये मेरा एरो है ना पेन का, पेज नंबर 2 के ऊपर एरो है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये मैंने एक छोटी सी एक डायमंड की मतलब इसमें स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तमाम जो कार्बन के एटम्स हैं वो दूसरे 4 कार्बन के एटम्स के साथ उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ना एक उन्होंने ह्यूज एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं डायमंड के अंदर। तो अब आप अगर गौर से देखें तो हर कार्बन का एटम जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, और तमाम जो बॉन्ड्स हैं उनका जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का होता है। आप हर एटम को देखें, हर एटम ने 4 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, 5वां बॉन्ड नजर नहीं आएगा, 5वां बॉन्ड या कोई छठा बॉन्ड आपको नजर आ रहा हो, ऐसा नहीं है। आप ये जो कार्बन एटम है इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें, ये जो कार्बन एटम है हर एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कोई और एटम अगर करीब आएगा, अगर इन एटम्स के मजीद करीब कोई और एटम आएगा तो ये उनके साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ही नहीं रखते। दे डू नॉट हैव अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म another bond with the orbital of any other atom। उसकी रीजन ये है कि जब कोई भी कार्बन के एटम के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, वो चारों को यूटिलाइज करके 4 बॉन्ड बना लेता है, बात खत्म है। जब उसके पास कोई ऑर्बिटल बचा ही नहीं है तो वो कहां से ओवरलैपिंग करेगा, कहां से बॉन्ड बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि बॉन्ड जो है ना वो अपनी मर्जी से वो डायरेक्शन को सेट नहीं करते। बॉन्ड ने किस डायरेक्शन में बनना है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 2 के ऊपर जहां ये मेरा एरो है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो कार्बन के मतलब हम कहते हैं कि वैलेंस शेल में हम ये बात करते हैं कि भाई 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है, ये बात भी ठीक है। तो अब देखिए ना, फिर इस तरह के, अब जिस तरह ये है ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, अब इस तरह के जब कार्बन एटम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, तो दोबारा कह रहा हूँ, जब इस तरह के टेट्राहेड्रल कार्बन एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, जब मजीद करीब आते जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे देखें आप, ये मैंने कुछ एक स्मॉल लेवल के ऊपर मैंने इनकी ओवरलैपिंग मैंने शो की हुई है कि इसको देखें आप, ये अब एक कार्बन का एटम है, ठीक है, अब उसके करीब तो दूसरा कार्बन का एटम आएगा तो वो आपस में अपने sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के मजीद और कोई कार्बन एटम आएगा वो ओवरलैपिंग करेगा तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई और एटम, तो यानी जिस डायरेक्शन में एटम्स आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब जाहिर बात है जब किसी भी कार्बन एटम के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, अब मजीद अगर कोई एटम उसके करीब आएगा तो मजीद बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखता। तो एक अगर आप गौर से देखें,
बेटा ये कौन स्टूडेंट है जिसकी आवाज मतलब ना वो डिस्टर्ब कर रही है? बेटा ये जो भी स्टूडेंट है अपनी उसकी सौम्या सलीम है, सौम्या सलीम। हाँ उसको कहें सौम्या सलीम बेटा अपनी आवाज को म्यूट करें आप। हाँ अब ठीक है, तो ख्याल किया करें आप। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ कि एहतसाम मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी जी सर क्लियर आ रही है आवाज। हाँ दोबारा सुन लें। ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन के वैलेंस शेल में जो सर वो एक लड़का आया उसको ऐड कर दें सर, सुहेब। उसका वो एडमिट नहीं हो रहा, आपके पास तो शो हो रहा होगा सर। मैं एक मिनट दोबारा देख रहा हूँ। अच्छा चलिए मैं दोबारा अपनी बात को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और जब दूसरे एटम आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनते जाते हैं। जब कोई भी एटम अपने तमाम ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, जब उसके पास फर्दर कोई ऑर्बिटल ही नहीं बचेगा, फिर जितने मर्जी एटम उसके करीब आए ना आए, ना वो उनसे ओवरलैपिंग करेगा ना वो उनसे कोई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप ये वाली थोड़ी सी पिक्चर को सामने रखें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन इसीलिए होती है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा, मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, इसको अगर आप देखें तो ये डायमंड की जो स्ट्रक्चर है अगर आप गौर से देखें तो हर कार्बन का एटम टेट्रावेलेंट है, उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बनाए हुए हैं। अब इनके मजीद अगर करीब कोई और एटम आएगा तो 4 के अलावा 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। तो और ये ऑर्बिटल बेसिकली कैसे बनते हैं, ये सॉरी ये बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स कह लें आप, ठीक है। अच्छा तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। इसके मुकाबले में जो इनके मुकाबले में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं? दे आर भाई ये कौन स्टूडेंट है जो डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये सौम्या सलीम है मेरे ख्याल में। जी सर वही है। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही स्टूडेंट की ना, ये डिस्टर्ब कर रही है हमें। अच्छा तो जो इसके मुकाबले में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं दे आर मतलब दे आर आप कह रहे नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर छोटी सी मिसाल दूं, अब ये जरा थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें जो आयनिक बॉन्ड्स है ना वो इस तरह से है, यानी इस तरह से कैसे है? मिसाल के तौर पर आयनिक बॉन्ड क्या है भाई? आयनिक बॉन्ड में कोई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड्स जो है does not involve the overlapping of the atomic orbitals in the valence shell of the atoms कह लें आप। तो इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट ये होता है कि oppositely charged ions come close to each other और due to opposite charges on the ions just electrostatic forces of attraction are created between the oppositely charged ions। आयनिक बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ये जहन में रख लें कि इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। ये एक अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान बेसिकली क्या होती है? एक आप कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो आपके सामने एक इसका 2D व्यू है, 2D, इसका 3D व्यू नहीं है। यानी 2D व्यू इसका ये है कि जब अपोजिट आयंस करीब आते जाएंगे, अब एक आयन के करीब अपोजिट चार्ज वाले अगर 4 आयन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो उनके साथ उसी डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती जा रही है। तो उसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना दे आर नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन आप इसकी लॉजिक ही पेश कर सकते हैं क्योंकि भाई इसके अंदर किसी किस्म की ऑर्बिटल्स एटम के वैलेंस शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, नेसेसरी नहीं है।
तो अपोजिट आयंस ने जस्ट करीब आना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने डेवलप हो जाना है और आयनिक बॉन्ड बन जाना है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए मतलब जो है कि इसकी जो सिंपल सी एक लॉजिक थी वो मैंने मतलब जो है कि यहाँ लिख भी दी है। ये फॉर एग्जांपल जो मैंने लिखी है, तो मैं इसको मतलब जो है इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बिकॉज दे आर just an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions and they does not required आप कह लें particular orbitals overlapping कह लें, आप जो भी कह लें, ठीक है। अच्छा, अब अगला एक बच्चे ने कल क्वेश्चन यानी इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो बेसिकली वो क्या था, वो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि मतलब जो है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। आइसोमरिज्म का जो फिनोमिना है उसको ये बेसिकली क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए भाई ये कौन स्टूडेंट है, ये मतलब दरमियान में हमें इंटरप्ट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब दोबारा मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए भाई, ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इसीलिए ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी यहाँ सामने जो पेज नंबर 4 है इसके ऊपर मैंने मतलब जो है कि एक छोटी सी स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ये फॉर एग्जांपल जहां पर ये एथेनॉल है या डाइमिथाइल ईथर है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, एक एथेनॉल है एक डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है। अब देखिए ना, ये एक दोनों के फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है बेसिकली। अब ये एथेनॉल है और ये डाइमिथाइल ईथर है। अब ये आइसोमर इसलिए भी हैं, ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर सकते हैं। जो मेन एक वजह होती है वो होती है इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शनल नेचर होती है। मिसाल के तौर पर ये एथेनॉल के अगर स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखूं ना, खोल के मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आप नीचे देखें मैंने इसकी स्ट्रक्चर को खोल के लिखा हुआ है। ये पहला जो मिथाइल है कार्बन, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, फिर कार्बन ये भी टेट्राहेड्रल है, ऑक्सीजन जो है वो इसने इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए। अगर ये एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से ओवरलैपिंग ना करें, मैं दोबारा अपनी बात को कर रहा हूँ कि अगर ये जहां पर ये मेरा एरो है, ये एथेनॉल में जो एटम्स हैं अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग ना करें जहां जैसे ये यहाँ पे हुई है, अगर ये थोड़ी डिफरेंट तरह से ओवरलैपिंग करें, मिसाल के तौर पर यानी जिस तरह ये डाइमिथाइल ईथर में है, तो अब इसमें थोड़ा सा एटम जो है वो मुख्तलिफ एटमों के ऑर्बिटल्स जरा और तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और रिजल्टेंटली आप देखें कि उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, बॉन्डिंग उसकी चेंज हो जाती है। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, तो जाहिर बात है वो एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स का चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम सेम है, तो इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है या इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आइसोमरिज्म का एक फिनोमेना डेवलप हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में नीचे मैंने लिखा है कि जो सोडियम क्लोराइड है या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बेसिकली आप कह लें कि ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है ना ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब जो है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर एक छोटी सी बनाई हुई है ये हमारे पास। तो इसमें मतलब अगर हम देखें तो इसमें मतलब ये है कि भाई एक ही तरह की बॉन्डिंग है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किसी किस्म का आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। तो ये एक दो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, पहले जो मतलब स्टूडेंट्स ने किए कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स की दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, और इसी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बुनियाद पर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। तो उसकी जो लॉजिक है वो इन चारों पेजेस में है, वो पेजेस भी मैं आपको मतलब अल्टीमेटली मैं शेयर करवा दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने और भी मतलब क्वेश्चंस किए थे।
हाँ, एक स्टूडेंट है, मतलब इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है यूएसएफ के नाम से कोई स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन किया था कि भी वाई कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन था 8:26 पर कि व्हाई डू कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। पहली तो बात ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी जरा कमी है, थोड़ी सी ये पूछना ये चाहिए था कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है, वाई कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मतलब जो है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इन जनरल आयनिक कंपाउंड के निस्बत इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लो क्यों होते हैं। देखिए उसकी जो एक रीजन है ना, मैं आपको थोड़ा सा, मैं स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक और मैं चीज जरा दोबारा मैं शेयर करवाना चाह रहा हूँ मैं, बस आप जरा एक मिनट वेट करें। एक मिनट बेटा बस। ये एक मिनट, एक पेज में ओपन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है अभी आपके ना उस पर आ जाएगा। अच्छा अब ये बताएं कि, हाँ भी एहतसाम, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये केमिकल बॉन्डिंग वाला आ रहा है इसमें, बताएं जरा मुझे। सर केमिकल बॉन्डिंग की फाइल नहीं ओपन हुई थी, वैसे वो जो बाकी सारी फाइलें शो हो रही है हमें, जिस तरह आपने कंप्यूटर पे जिस तरह भी सामने आया। नहीं ये अब मतलब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये केमिकल बॉन्डिंग लेविस थ्योरी लिखा हुआ, ये देखें ये। जी सर लिखा हुआ आ रहा है सर, ठीक है, लिखा हुआ आ ठीक रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस मैं इसमें एक चीज आपको असल में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, हाँ ये ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा हाँ ठीक है। अब अच्छा आप बेटा जरा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आ रही है, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। हाँ भी एहतसाम ये नजर आ रही है सोडियम क्लोराइड की जो 3D एक स्ट्रक्चर है। नहीं नहीं सर, नहीं सर स्ट्रक्चर, नहीं सर स्ट्रक्चर कोई नजर नहीं आ रहा अभी। ये मतलब वो जो केमिकल बॉन्डिंग वाली फाइल है ये ओपन आपकी स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रही है? नहीं सर ओपन नहीं हुई भी, वैसे जिस तरह ये लिस्ट में सारी पड़ी हुई है ना सर, इस तरह नजर आ रही है, ओपन नहीं हुई भी। अच्छा अच्छा, मैं चलिए एक मिनट देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। हाँ अब मुझे बताएं। हाँ भी एहतसाम, जी सर अब आ रहा है सब कुछ नजर। हाँ ठीक है, जी ये सर अब सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आ रही है। जी सर स्ट्रक्चर आ रहा है बना हुआ। हाँ ठीक है। अच्छा मैं
अब जरा मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोबारा जरा मेरी बात को सुन लें। ये स्ट्रक्चर दिखाने का जो मकसद है ना, वो ताकि आपके जहनों में एक बात तो क्लियर हो जाए बेटा, वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड का जो कंपैरिजन है वो आपके जहन में आ जाए। देखें, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक जॉइंट स्ट्रक्चर होती है, जॉइंट। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आते हैं एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना के वो इस सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जरा गौर से देख लें तो ये भी एक छोटा सा एक पार्ट है, इट इज अ स्मॉलर पार्ट विच इज मतलब आप कह लें कि शेयर्ड ऑन योर स्क्रीन कह लें, वरना सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो तो एक बहुत ह्यूज और जॉइंट स्ट्रक्चर होती है। उसमें इस तरह के जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपस में कंडेंस्ड होते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, और एक बड़ा मतलब जो है कि बड़ी एक ह्यूज या जॉइंट एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो देखिए अगर आप जरा गौर करें ना इस फिगर 5.2 के ऊपर, फिगर 5.2 के ऊपर जरा गौर करें तो बेटा देखिए इसमें 1 2 4 5 10 100 200 आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होते। इसमें आप कह लें बिलियंस ऑफ आयंस जो है, बिलियंस ऑफ आयंस जो है वो इसी तरह से तीनों डायमेंशंस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के उन्होंने क्या किया हुआ होता है, अपने वो इसी सूरत में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं इसमें एक नेटवर्क होता है आयनिक बॉन्ड्स का। फिर सुन लें आप कि आयनिक कंपाउंड्स में एक नेटवर्क होता है आयनिक बॉन्ड्स का, ठीक है। और एक नेटवर्क होता है मतलब देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कह लें आप। तो इतनी लार्ज जो अट्रैक्शंस होती हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जनरली हाई होती है। आपको पता है कि ये घरों में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका बेसिकली क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इतना हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर को देखिए आप, एक नेटवर्क है आयनिक बॉन्ड्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिन्होंने हर तरफ से आयंस को स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड किया हुआ होता है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती जैसे ये है, एक्सेप्ट कुछ कोवेलेंट सॉलिड्स हैं जो जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, उनको फिलहाल एक लम्हे के लिए उनको साइड पे करते हैं, जैसे जैसे डायमंड होता है, ग्रेफाइट है, इनको जरा साइड पे करते हैं। लेकिन जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल के दरमियान एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। फिर सुन लें, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, आप कह लें कि मिसाल के तौर पर बेंजीन है, ठीक है, तो मतलब ये इस तरह के लिक्विड स्टेट में होती हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए कम हीट देना पड़ती है। इसीलिए कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक सॉलिड्स, एज कंपेयर टू द आयनिक सॉलिड्स कह लें आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो मतलब जो है कि एक मोहम्मद अदनान ने किया हुआ था कि व्हाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। इसकी रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वैसे एक बच्चे ने जो क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन बन भी सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जी व्हाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, या व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स शोज द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसमें आपने रीजन या लॉजिक यही बतानी है जो मैंने आपको मतलब बताई है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनकी डायरेक्शनल नेचर होती है, क्यों होती है वो भी बता दी है, और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनकी मतलब जो है कि कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल नेचर नहीं होती, उसकी रीजन मैंने बता दी ये होती है। आगे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया भाई इसी बच्चे ने कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय। बेटा ये तो एक कॉमन सी बात है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जब मतलब एक लकड़ी हो, सिंपल एक लकड़ी हो, जैसे ये मतलब सपोज कर लेंगे पेन है मेरे पास, सपोज कर लेंगे एक लकड़ी है, अब इसको अगर ब्रेक करना चाहूं तो जाहिर बात है जब कम मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक और मतलब जो है पेन लेकर इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, ज्वाइंट कर दूं और उनको तोड़ने की कोशिश करूं तो जाहिर बात है मुझे ज्यादा एनर्जी मुझे मतलब कंज्यूम करनी पड़ेगी।
तो भाई सिंपल सी बात है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, कम ओवरलैपिंग है, कम अट्रैक्शन है, ब्रेक करने के लिए कम हीट देना पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, और जब इसके उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर डबल बॉन्ड है तो जाहिर बात है उसमें ज्यादा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई भी है, तो जब ज्यादा अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगी। इसीलिए सिंपल सी बात है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, और इसीलिए फिर मतलब उसकी वजह से आप कह लें उनकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन अगला किया हुआ है, उसामा चीमा के नाम के बच्चा है कि why do elements on the same side of the periodic table tend to form the covalent bond? Very good। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बड़े जीनियस किस्म के जो क्वेश्चन है ना माशाल्लाह वो आप लोग करते हैं, कि अगर लाइव क्लास होती हमारी तो यकीनन मतलब जो है कि फिर हमें जो डिस्कशन है या पढ़ने में मजा ज्यादा आता है हमें, लेकिन जो भी सिचुएशन है हमने उसको इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हमने उसको फॉलो करना है। देखिए मैं क्वेश्चन में दोबारा इसको मैं रीड कर रहा हूँ कि why do elements on the same side of the periodic table tend to form। हाँ बेटा बात ये है कि आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें ना कि जो आयनिक बॉन्ड है वो एक और तरह का बॉन्ड है कि जिसमें एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, केटाइन बनता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन जो लूज है ना वो सिर्फ मेटल्स करती हैं, मेटल्स। इत्तेसाम मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। ओके 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 ठीक है, दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा देसी मुर्गियों की ना ये अजानों की आवाजें भी आ रही हैं, तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह खाते पीते घर से भी हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो मतलब ये है कि ये अपनी आवाज को म्यूट रखें आप, तो बच्चे की भी रोने की आवाजें आ रही हैं। अच्छा अब मेरी बात दोबारा सुन ले बेटा, बात ये है कि जो आयनिक बॉन्ड्स है ना उसके लिए भाई जरूरी है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे। और भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स। ठीक है, तो एनर्जी भी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की उनकी सलाहियत ज्यादा होती है, इसीलिए मेटल कहा जाता है। तो फिर एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। एटम इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा या कर सकता है? वो नॉन मेटल होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक कैटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा, करीब आए, अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा आयनिक बॉन्ड जो है ये बॉन्ड की नेचर ही इस तरह की है कि ये बनता है अपोजिट आयंस के दरमियान। और अपोजिट आयंस कब बनेंगे? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल्स। और मेटल्स कहाँ है? आपकी पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? वो नॉन मेटल्स करती हैं। और नॉन मेटल्स कहाँ पे है? वो आपकी पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे है। तो इसीलिए भाई आयनिक बॉन्ड के लिए जो दो तरह के एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक मेटल्स हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक है नॉन मेटल्स है वो एक्सट्रीम राइट है। आप में से कुछ बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेटल्स आर आल्सो प्रेजेंट या आल्सो प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए तमाम मेटल एक जैसी नहीं होती। जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में जो मेटल्स हैं उनकी तरह थोड़ी सी नेचर और तरह की है, जैसे गोल्ड है, प्लाटिनम वगैरह, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो नॉन मेटल के साथ जो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो वाली मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करती है। और वो कहाँ पे है? आपकी पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात जो आपका असल में क्वेश्चन था कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। और इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज नहीं करना, उसको लूज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। तो वो जाहिर बात है म्यूचुअल शेयरिंग कौन करेगा? वो नॉन मेटल्स करती है। क्योंकि नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। और ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में 5वें, 6ठे और 7वें ग्रुप में। अगर चौथे ग्रुप की बात करेंगे, चौथे ग्रुप की, तो उसमें पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं कार्बन और सिलिकॉन, इनकी भी बात कर लें आप, क्योंकि प्योरली नॉन मेटल्स हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग से अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि भाई जो नॉन मेटल्स हैं मतलब ये 5वें, 6ठे, 7वें ग्रुप में हैं,
और ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करती हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनाती हैं, तो मसला यही है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो आयनिक या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है। तो इसलिए मतलब जो है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मतलब इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि वाइट उसने बच्चे ने जो क्वेश्चन किया था वो ये है। अब अगला क्वेश्चन ये है, कुराना शकील मुख्तार में का स्टूडेंट है, वो कहता है कोवेलेंट बॉन्ड मेटल्स के दरमियान क्यों नहीं बनता। और बेटे बात ये है कि आप बॉन्ड को जरा समझने की आप जरा कोशिश भी करें ना, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अब ऑनलाइन क्लास हो रही है, मैं क्या आपको ऐसी मिसाल दूं। और बात ये है कि देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आपने कहा मेटल्स के दरमियान क्यों नहीं बनता। अब पहले तो ये थोड़ा सा समझे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। फिर ये सोचें कि मेटल्स क्यों नहीं बनाती, मेटल इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करती। मेटल क्या करती हैं, दे हैव ग्रेट एफिनिटी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देती हैं। जब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं, केटाइन बना देती हैं, तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट नहीं, वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। भाई ये बात है इसके अंदर। अच्छा, एक उसामा मुबीन स्टूडेंट है कि व्हाई वी मेंशन लोन पेयर विद बॉन्ड पेयर इन डिस्कशन ड्यूरिंग डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इवन दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा असल में जो हम अभी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल है। इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल, इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ये होता है कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर, क्या कहा है मैंने कहा कि एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, खसूसन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं। और वैलेंस शेल के अंदर जो लॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, शो तो उनको भी किया जाता है, उनको भी शो किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल या लीविस थ्योरी जो भी है, तो बेटे उसके अंदर जो लॉन पेयर्स होते हैं उनको भी शो करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी हमें शो करना पड़ता है। तो ये एक थ्योरी है लीविस थ्योरी, उसके मुताबिक हमने ये करना है। इसके अलावा जब एडवांस थ्योरीज में जाएंगे ना, वैलेंस शेल के अंदर जो लॉन पेयर है, अब दोबारा सुन लें आप तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें कि वैलेंस शेल के अंदर जो लॉन पेयर्स होते हैं भाई उनको मेंशन करना जरूरी होता है। It is necessary to mention the lone pair in the valence shell of the atom because lone pairs are involved in determining the geometry of molecule. According to Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory, the electron pairs in the valence shell are involved in deciding the shape of the molecule. That's why to predict the geometry or shape of the molecule, it is necessary to mention या show the lone pair of electrons in the valence shell of the atom. Simple is that. ठीक है। अच्छा, एक तारिक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन किया why a bond is not 100% ionic character। ठीक है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड वो 100% आयनिक क्यों नहीं होता, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर रह जाता है। बेटा इसको ऐसे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट ईयर की बुक में, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। उसकी कोई भी की बुक उठा लें, उसका शॉर्ट क्वेश्चन में ये मतलब ना ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये माहर सुमेर एक लड़का है जी, व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, जफरुल्लाह है कि व्हाई आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इसका बेटा क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। एक तारिक एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर देन 1.7 आर सेड टू बी आयनिक इन नेचर। व्हाई? हां शाबाश, ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखें डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, देखिए दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के अंदर आप और हम लोग इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो देखें ना एक माली ना हमवारी तो है ना, ठीक है, एक फाइनेंशियल आप कह लें कि भाई एक डिस्टरबेंस तो है, एक अनइक्वालिटी तो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। देखिए कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, उनको समझ नहीं आती उन्होंने दुनिया में कहाँ खर्च करना है, जबकि इसके मुकाबले में ऐसे भी लोग हैं कि जो मतलब आप कह लें अपनी जायज जरूरियात को पूरा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। कुछ फैमिलीज हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन ड्यूज या एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें ये जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, भाई सिंपल सी बात है, जब दो एटम आकर करीब आकर बॉन्ड बनाते हैं, जब दो एटम करीब आकर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें जाहिरी बात है कि अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अबव होना चाहिए,
यानी एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होनी चाहिए और एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत कम, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा और एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो लूज करेगा वो केटाइन बनाएगा, जो गेन करेगा एनाइन बनाएगा। फिर आपस में करीब आकर वो क्या करेंगे, तो वो केटाइन और एनाइन आपस में करीब आकर ना वो आयनिक बॉन्ड के जरिए वो आयनिक कंपाउंड बना देंगे। इसमें सिंपल सी ये एक बात है, ठीक है। अच्छा, आगे मतलब जो है कि क्वेश्चन है कि आगे भी एक कोई स्टूडेंट है जी, उजैर रंधावा, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ए एंड बी स्मॉल where intra-atomic bond between them A or B। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये इस क्वेश्चन का ना कुछ सर है ना पाँव है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आगे फिर स्टूडेंट है यूएसएफ के नाम से जनाब, के कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ ठीक है, अब आप जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, जहां नॉन मेटल्स होंगी, नॉन मेटल्स, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। दोबारा सुन लें, किसी कंपाउंड में अगर नॉन मेटल्स हैं वो डेफिनेट बात है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक तरफ मेटल है एक तरफ नॉन मेटल है, फिर डेफिनेट बात है कि उनके दरमियान मतलब जो है कि बेसिकली आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और एक स्टूडेंट है इसने क्वेश्चन रेज किया है, एक मिनट बेटा जी, सर एक स्टूडेंट है लारेब, उसको ऐड कर दें काइंडली। अच्छा अच्छा बेटा एक मिनट, थैंक यू सर। ठीक है, ये बेटा ऐड कर दिया है। आप जैसे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन तो नहीं करना चाह रहा कोई बच्चा? अच्छा जी ठीक है। तो ये बेटा एक क्वेश्चन मतलब उसने ये आप में से भी जो भी बच्चे हैं उन्होंने कहा हाँ, तो वो एक कार्बन टेट्राफ्लोराइड का पूछा हुआ था। मैंने भैया जिसका सिंपल एक देसी मैं तरीका बता रहा हूँ कि जहां नॉन मेटल्स होंगी ना वहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जहां मेटल और नॉन मेटल का चक्कर होगा, मेटल और नॉन मेटल, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, उसमें पोटाशियम मेटल है, लिथियम कार्बोनेट है, उसमें लिथियम मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आएगा तो आयनिक बॉन्ड है। और अगर सिर्फ मेटल्स हो, सिर्फ मेटल्स हो, तो वहां पे मेटेलिक बॉन्ड चलेगा, ना कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना आयनिक बॉन्ड होगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक जफरुल्ला नामी स्टूडेंट है, उसने पूछा भाई व्हाट काइंड ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड। और बच्चे आयनिक बॉन्ड है क्या? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन होती है। तो जुनैद एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन किया हुआ था जी कि कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क होता है, मतलब हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। भाई मैंने पहले भी बता दिया है, अगर दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों एलिमेंट्स बॉन्डेड एटम अगर नॉन मेटल्स है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड चलेगा। अगर सारी मेटल्स है फिर मेटेलिक बॉन्ड होता है। सिंपल इज दैट। इजहार ख्वाजा एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई इन प्योर कंडीशन सोडियम इज पॉइजनस बट आफ्टर रिएक्टिंग क्लोरीन इट इज एडिबल, why poison of sodium decreases in this reaction, is all the elements change their characteristics in ionic bond। ये भी बच्चा ये सवाल कर रहा है, असल में ना ये मैं यहाँ से अगर मैं इसको देखूं, एक मिनट, ये एक मिनट जरा, मैं यहाँ से अगर मैं इसको दिखाऊं, ये एक, हाँ ये देखें भाई, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये मतलब जो है कि आ रहा है। हाँ भी एहतसाम, ये सोडियम की, क्लोरीन की और सोडियम क्लोराइड की आपको ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? जी सर, हमें पिक्चर नजर आ रही है। ओके ओके ओके। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप देखें सोडियम जो मेटल है वो मेटेलिक फॉर्म में कैसी नजर आती है। ये रैपर को देख लें आप जरा गौर से, इसको, ये सॉलिड स्टेट में ऐसी होती है, ये हाईली पॉइजनस है, पॉइजनस है, ठीक है। और इसके राइट साइड पे देखें, ये एक जर्द रंग की गैस है, गैस, ये क्लोरीन गैस है, ये भी हाईली पॉइजनस है। यानी आप क्लोरीन गैस को इनहेल नहीं कर सकते। आप क्लोरीन जो है उस इन्वायरमेंट में बैठकर आप सांस नहीं ले सकते।
इसकी बड़ी पंजेंट किस्म की चुभने वाली स्मेल होती है और वो मतलब जो है कि हाईली मतलब आप कह लें हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग। देखिए ये अल्लाह का एक निज़ाम होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे मिसाल के तौर पर मतलब आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में देखिए इंसान की थिंकिंग प्रायोरिटीज और होती है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे आपकी प्रायोरिटीज, आपकी थिंकिंग तब्दील हो जाएगी। जब आप एक मैरिड लाइफ में जाएंगे और एक खानदान के आप एक सरबराह बनेंगे, तो फिर इंसान की जो एक थिंकिंग है, उसकी जो एक आप कह लें कि जो उसकी प्रायोरिटीज है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो जैसे लाइफ जब आप बुढ़ापे में जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो आप देखेंगे फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए ये लाइफ के ना फेजेस होते हैं, कि बचपन में एक सोच और है, स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में और है, यूनिवर्सिटी लाइफ की सोच और है, प्रैक्टिकल लाइफ में और है, फैमिली लाइफ में और है, बुढ़ापे में। और भाई ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट केमिकल फॉर्म, केमिकल नेचर है। जो मेटेलिक फॉर्म में है उसकी नेचर और है, लेकिन जब वो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। चेंज वो जब क्लोरीन से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो जो साल्ट होता है ना, साल्ट बेसिकली उस साल्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब आप खुद भी देखें कि सोडियम या क्लोरीन को हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन घरों में जो आप खाना पकाते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि उसमें अगर आप नमक या साल्ट ना डालें तो खाने का टेस्ट ही डेवलप नहीं होता, खाने का टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। बल्कि हम होटलों के ऊपर जाके जो खाने खाते हैं, और भाई इसमें 80% जो खानों का जो जायका बना हुआ होता है नमक के साथ बना हुआ होता है, अच्छा खासा उन्हें दबा के नमक डाला हुआ होता है। ये होटल की रोटी जो है, अक्सर घर की रोटी से होटल की रोटी ज्यादा आपको पसंद आ रही होती है खाने में। उसकी भी एक बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर अच्छा खासा नमक डाला हुआ होता है, तो वो बड़ा एक साल्टी सी मतलब एक रोटी बनी हुई होती है। घर में जरा इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो भाई वो जब एलिमेंट्स होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक और होती है, जब कंबाइन होके वो कोई कंपाउंड बनाते हैं तो केमिकल नेचर चेंज हो जाती है। केमिकल नेचर के चेंज होने से सब्सटेंस की नेचर चेंज हो जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये मतलब है। आगे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स आर नॉट, एक्सप्लेन विद। और भाई सिंपल सी बात है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। यहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल चलेगा भाई, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल चलेगा। और ये लाइक डिसॉल्व लाइक जो है, ये थोड़ा सा ना कुछ आप ऐसा भी किया करें, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं खुद ही गूगल कर लिया करें। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पूरी क्लास के सामने एक बात कर रहा हूँ कि बेटा जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपके जहन में माइंड में आ रहा है तो आप उसको सिंपल गूगल कर लिया करें। गूगल पे जाके उनको सर्च कर लिया करें और उनकी जो भी डिटेल है वहां से आप उसको रीड कर लिया करें। फिर उसमें भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता उसको फिर सर्च कर लेंगे, तो आपके इससे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो बेसिक जो सर सिंपल गूगल करने के माहिर हैं ये। हाँ, तो उसमें बेटा ये है कि ना मतलब कोशिश किया करें कि जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप पुट ना किया करें, कोई टेक्निकल बात हो वो कर लिया करें। तो कुछ चीजें माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप कुछ चीजें जो हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर भी लर्न करने की, क्लियर करने की अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करें। तो लाइफ यही सिखाती है। अब ये कोरोना जो है, जाहिर बात है कि इससे कम से कम ये तो मतलब एक मतलब हो गया है, हम भी ये जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम भी पहले इससे इतने फैमिलियर नहीं थे। हमारी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह भी मतलब जो है कि क्लासेस को मतलब जो है कि वो कंटिन्यू किया जा सकता है वगैरह वगैरह। और हमने भी इस दौरान इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी को हमने समझा है बात। तो बहरहाल बेटा ये आज का जो मतलब हमारा पहला लेक्चर था, इब्तदाई लेक्चर था, तो उसमें मतलब ये है कि फिलहाल अभी यही चीजें जो मतलब हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें फिर रिमेनिंग जो चीजें हैं हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जरा लेक्चर लंबा होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना इनफ है। तो बात मैं ये कहकर अभी फिलहाल मैं खत्म करना चाह रहा हूँ कि जो चीजें मतलब जो है कि आपको अपलोड की हैं उसको लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और साथ साथ यहाँ से याद करते जाएं, इसको याद करते जाएं आप, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई मिड जुलाई तक या जुलाई के सर एंड ये तक जी पूछे सर इंतजाम पूछे आप पूछे। सर जी ईद सर मुबारक। ये वीडियो, पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग सर हमें मिल सकती है? कौन सी वीडियो की रिकॉर्डिंग कह रहे हैं एहतसाम? सर यही सर जो पूरा लेक्चर अभी आपने दिया है
हाँ ये मैं इसको ना मैंने इसको रिकॉर्ड मेरे ख्याल में किया है, तो मैं इसको इंशाल्लाह अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा, वहीं से आपने इसको दोबारा देख लेना, ताकि अगर कोई स्टूडेंट उन्होंने लेट ज्वाइन ठीक है किया सर। हो तो दोबारा मतलब जो है इसको वो देख ले। तो मैं फिलहाल यहाँ तक इंशाल्लाह, तो फिर ये रिमेनिंग लेट ज्वाइन हुए हैं और कोई ऐड ही नहीं हो पाए, उनका मतलब कि बस वो नेक्स्ट टाइम आप उनको कह देंगे कि भाई जी वो सर। टाइम की पाबंदी जरा उसका कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये आज जरा मेरा भी इसका इंटरनेट का इशू हो गया, अल्लाह करेगा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल बेटा इतना ही, तो मजीद जो डिस्कशन है लेक्चर में अपलोड करूंगा, फिर नेक्स्ट वीक जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर हम इंशाल्लाह मजीद चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो फिर आप ग्रुप के अंदर मतलब जो है कि जरूरी, देखिए ग्रुप के अंदर आपस में डिस्कशन ना किया करें, एक कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा स्टूडेंट उसको ग्रुप के अंदर ही उसको रिप्लाई कर रहा है, ऐसा ना करें आप। ग्रुप के अंदर सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, अपना जो क्वेश्चन है उसको आप उसमें पूछें, और उसका जो आंसर है वो प्रॉपर मैंने कब देना है, कैसे देना है, मैं उसको उसको उसी के मुताबिक मैं उसको देखूंगा। ठीक हो गया? तो बस यहाँ तक है बेटा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब जो है कि लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। ठीक हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सब सर स्टूडेंट लीव अटेंडेंस करते हैं, सर स्टूडेंट लीव करते हैं। सॉरी वालेकुम सलाम। बेटा मैं अटेंडेंस मैंने यहाँ पे कर देख दो। ली है, मजीद भी मतलब मेरे पास रिकॉर्ड में आ गया है, तो अटेंडेंस में इंशाल्लाह मैं खुद ही ओके मैं सर। इसकी मार्क कर लूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हर चीज मेरी नजर में है, ये तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास आ सर रही है। स्टूडेंट थे जो एडमिट नहीं हो पाए थे अभी भी सर, वो पेंडिंग में ही पड़े हुए थे। बस वो फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में उनकी जो अटेंडेंस है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएगी। ठीक हो गया है? ओके बेटा, ओके अल्लाह सर, हाफिज। थैंक यू ओके, सर। हाँ जी अल्लाह। अल्लाह, स्टूडेंट्स लीव करते हैं ग्रुप। लीव कर दें मीटिंग।